हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। सिविक्स का लेसन 5 फंडामेंटल राइट्स, इसका पार्ट 2 अब हम देख रहे हैं। इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम लेसन 5 देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। इसके पहले लेसन 4 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 हमने देखा, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ राइट्स देखे हमने, जिसमें राइट्स ऑफ लिबर्टी था, इक्वालिटी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इन दिस चैप्टर वी शैल आल्सो लर्न अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस लेसन में हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखेंगे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स देखेंगे, एंड वी शैल गेट एक्वेंटेड with the judicial protection available for the fundamental rights। और इन फंडामेंटल राइट्स को यूज़ करने के लिए क्या क्या हमें जुडिशियल प्रोटेक्शन मिलता है। तो सबसे पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हम किसी भी धर्म को के लोग हों, हम अपनी फ्रीडम से रह सकते हैं अपने धर्म को मानते हुए। इंडिया वी नो इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्युलर कंट्री इन द वर्ल्ड। हमें पता है कि इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री कही जाती है। सेक्युलर मतलब सभी धर्म के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। वी हैव स्टडीड इट इन प्रीवियस क्लासेस, but you must be curious to know what the Indian Constitution says about it, isn't it? लेकिन हमें यह देखना है, यह स्टडी करना है अभी, और यह जानने की हमारी इच्छा भी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। इट इज़ इंक्लूडेड इन अवर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हमारे जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें यह इंक्लूड, ये राइट इंक्लूड है कि हमें किसी भी धर्म के हम चाहे हों, हमें फ्रीडम है अपने धर्म को मानने का। अकॉर्डिंग टू इट ईच इंडियन सिटीज़न इज़ फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। कोई भी इंडियन सिटीज़न फ्रीली किसी भी रिलीजन को अपना सकता है, एंड टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस रीजन्स, और इंस्टीट्यूशंस भी रिलीजियस रीजन से इस्टेब्लिश कर सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन रिलीजियसली बना सकता है रिलीजियस रीजन से। In order to broaden the scope of the right to freedom of religion, two things are not permitted। लेकिन जैसा कि यह राइट जो मिला है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वह एक जो भी जुडिशल या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है, जिसमें 2 चीज़ें परमिट नहीं की जाती। एक फर्स्ट है कि स्टेट कैन नॉट इम्पोज रिलीजियस टैक्सेस that might be used to encourage a particular religion, that is our constitution forbids religious taxes। कि कोई भी स्टेट हो, कोई भी प्रदेश हो, रिलीजियस टैक्स नहीं लगा सकता। रिलीजियस टैक्स का यूज़ किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यह बिल्कुल नहीं बताया गया है कि किसी तरह का रिलीजियस टैक्सेस लिए जाएंगे। Second, religious education cannot be made compulsory in educational institutions that receive aid from the state। जिस भी स्टेट से जिस भी स्कूल को या एजुकेशन के लिए जो भी परमिशन मिली गई है उसमें कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं होगा, यानी वो किसी पर भी कंपलसरी नहीं होगा। किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी एजुकेशन कहीं भी कंपलसरी नहीं होगा। नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। We can see that there is a great diversity of festivals, फूड एंड वेज ऑफ लाइफ इन आर कंट्री। हम लोग हमारे कंट्री में देख सकते हैं कि बहुत सारे फेस्टिवल्स के बारे में, फूड के बारे में और लिविंग वे ऑफ लिविंग के बारे में अलग अलग डाइवर्सिटी, विशेषताएं हैं, अलग अलग विविधताएं हैं। यू मे हैव नोटिस द डिफरेंसेस इन डिफरेंट वेडिंग सेरेमनीज दैट यू अटेंडेड। हम कभी भी कहीं किसी मैरिज सेरेमनी में भी जाते हैं तो अलग अलग वेडिंग सेरेमनीज हमें देखने को के लिए मिलती है। ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ कल्चर्स ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़, और यह सब हर एक कम्युनिटी का अलग अलग कल्चर का पार्ट होता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द डिफरेंट कम्युनिटीज़ द राइट टू प्रिजर्व देयर कल्चरल यूनिकनेस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक कम्युनिटी को अपना जो भी कल्चरल यूनिकनेस है उसको प्रिजर्व करने की, उसे बनाए रखने की जो है राइट दिया है। According to this right, people are not only free to preserve their own language, script and literature, but also make efforts towards their promotion। They can establish institutions for the development of their language। तो इस राइट के अंतर्गत
जो भी लोग हैं फ्रीली अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, लिटरेचर को अपने एफर्ट से प्रमोट कर सकते हैं और अपने लैंग्वेज के लिए कोई इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसमें है कि इन केस ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द इंडियन सिटीजन्स राइट टू गेट जुडिशियल रेमेडीज़ इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। कभी कभी किसी तरह का जो राइट है वो मिलने से रोका जाता है, यानी लोगों को उस जो भी राइट मिला हुआ है, जो भी अधिकार मिला हुआ है, उसे यूज़ करने में कठिनाई आती है। तो ऐसे समय में कुछ न्यायिक रेमेडीज़ मतलब न्याय व्यवस्था बनी हुई है जिससे कि उस फंडामेंटल राइट को यूज़ करने में कोई अड़चन ना आए, और दिस इज़ कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और इसे ही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहा जाता है। दिस मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ प्रोवाइडेड फॉर लीगल रेमेडीज़ इन केस पीपल्स राइट्स गेट वायलेटेड। तो ऐसे समय में जब लोगों को अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया जाने दिया जाता है, ऐसे समय में ये जो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ राइट है, वो यूज़ किया जा सकता है। सो इट बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। ऐसे समय में संविधान में कि यह ड्यूटी बनती है, मतलब संविधान के अनुसार किसी भी कोर्ट की यह ड्यूटी बनती है कि लोगों के राइट्स को मतलब प्रोटेक्ट किया जाए। समटाइम्स द राइट्स दैट आर गारंटीड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मे गेट एनक्रोच्ड अपॉन एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज आवर राइट्स। दिस इज कॉल्ड एन इन्फ्रिंचमेंट ऑफ आवर राइट्स। कभी कभी कोई ऐसे राइट्स होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं कि आप उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली में उसे यूज़ नहीं करने दिया जाता। तो ऐसे समय इस राइट को इन्फ्रिंचमेंट ऑफ राइट्स कहा जाता है, मतलब अधिकार को यूज़ करने पर कहीं प्रतिबंध लगा हो, निर्बंध लगा हो। तो ऐसे समय में द कोर्ट considers our complaint, investigate it, and in case it is convinced that rights have indeed been infringed upon and injustice has been done to aggrieved individual, the court gives an appropriate verdict। और अगर ऐसे समय में हम कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट उस चीज़ को सुनता है और इन्वेस्टिगेट करता है, और अगर उसे उचित लगता है कि हाँ इनका जो राइट है उसे इन्फ्रिंज्ड किया जा रहा है, उन्हें यूज़ करने से रोका जा रहा है, तो ऐसे समय में कोर्ट अप्रोप्रिएट न्याय देता है। सम इंस्टेंसेस ऑफ इन्फ्रिंचमेंट ऑफ राइट्स, तो ऐसे कुछ केसेस एग्जांपल्स हैं जहाँ पर इन्फ्रिंचमेंट ऑफ राइट्स होता है, यानी राइट यूज़ नहीं करने दिया जाता है हमको। तो उसमें फर्स्ट है अरेस्टिंग एन इंडिविजुअल विदाउट रीज़न, किसी भी एक इंडिविजुअल को विदाउट किसी कारण से अरेस्ट करना। प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम लीविंग अ विलेज और अ टाउन विदाउट गिविंग अ वैलिड रीज़न, किसी भी तरह से अगर कोई रीज़न हो या ना हो, किसी भी पर्सन को किसी भी जगह पर या गांव में से बाहर जाने के लिए रोकना, या फिर उसे गांव में रहने से देने के लिए रोकना, तो यह भी एक तरह का इन्फ्रिंचमेंट ऑफ राइट्स है। रिफ्यूजिंग फूड, वाटर और मेडिसिन टू जेल इनमेट्स, और जो जेल में बंद कैदी हैं उनको फूड, वाटर या मेडिसिन से देने से रोकना। तो ऐसे कुछ अधिकार हैं जो अगर यूज़ नहीं किए करने दिए जाते हैं, तो ऐसे समय में कोर्ट जो है या कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को आदेश दे सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोर्ट उस पर कार्रवाई कर सकता है। रिट्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो ऐसे कुछ रिट्स हैं, कुछ ऐसे निर्बंध जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ पर ऐसे कुछ आदेश हम समझ सकते हैं। कैसे हैं कि कोर्ट्स हैव पावर्स टू इशू वेरियस काइंड्स ऑफ रिट्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो ऐसे समय में कोर्ट के पास पावर है कि कुछ प्रकार के ऐसे आदेश जो हैं इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वह बनाएं। तो जैसे फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस, वो क्या राइट है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी रीज़न के अरेस्ट करना। ऐसे समय में यह हैबियस कॉर्पस जो है उस कानून के तहत, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है। मैंडामस में यह उल्लेख है कि द ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स कमांडिंग द गवर्नमेंट
टू परफॉर्म एन एक्शन दैट इज़ इट्स ड्यूटी टू परफॉर्म इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी लोगों के इंटरेस्ट में जो भी ड्यूटीज़ है उसको अच्छी तरह से प्रोवाइड करना। थर्ड है प्रोहिबिशन, टू प्रिवेंट अ सबॉर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन, कोई भी ऐसा कोर्ट है जो कि अच्छी तरह से न्याय नहीं दे रहा है तो उसको आदेश कर देना। उसके बाद है क्यो वारंटो में कि टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन एन ऑफिस टू विच ही इज़ नॉट एंटाइटल, अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है तो ऐसे समय वह जवाबदेह होता है इस कानून के तहत। और उसके बाद है सर्टियोररी में टू ऑर्डर टू द रिमूवल ऑफ अ लॉ सूट फ्रॉम अ सबॉर्डिनेट कोर्ट टू द सुपीरियर कोर्ट, किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट ने अगर सुपीरियर कोर्ट को कोई ऐसा ऑर्डर या लॉ दिया है जिसे हटाना ज़रूरी हो। तो इस तरह के कुछ कानून होते हैं या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती हैं। नेक्स्ट है इज़ द रिएक्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफिशियल राइट और रॉन्ग, तो इसमें आप देख सकते हैं केस दिया हुआ है कि एक ऑफिसर एक लेडी को या वुमन को बोल रहा है, उसने अब सभी दस्तावेज सभी पेपर्स देने के बाद भी उससे कह रहा है कि तुम निराधार साबित नहीं होती हो। तो ऐसे समय में उस वुमन ने क्या करना चाहिए, किस कोर्ट में जाना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं या हमारे डिस्कस करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। Because of the fundamental rights are thus protected by the court, citizens are able to exercise their rights। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा एंड सिटीजन्स आर एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स, और इस तरह से नागरिक अपने जो भी राइट्स है उसे यूज़ कर सकते हैं। दे कैन फुलफिल देयर रोल्स एज अलर्ट रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजन्स, वो अपने रोल अच्छी तरह से एक एक्टिव सिटीज़न की तरह प्ले कर सकते हैं। वाइल कंसिडरिंग फंडामेंटल राइट्स वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर आवर ड्यूटीज़, और जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में कंसिडर करते हैं तो हमें कुछ ड्यूटीज़ भी याद रखना चाहिए। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल स्टडी अवर फंडामेंटल राइट्स, और नेक्स्ट चैप्टर में हम इनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे। तो ये आपका लेसन का एक्सप्लेनेशन है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए हुए हैं, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं।